नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अवबोध पर। आज एक बार फिर मैं आप सभी के सामने एक महत्वपूर्ण वीडियो लेकर हाजिर हूं। आज हम बात करेंगे प्रयोगशाला सहायक की भर्ती के दस्तावेज सत्यापन से पूर्व की तैयारियां और आवश्यक दस्तावेज के बारे में। इस वीडियो में प्रयोगशाला सहायक से संबंधित आवश्यक दस्तावेजों की चर्चा करेंगे। हमारे यूट्यूब चैनल पर दस्तावेज सत्यापन संबंधित प्रत्येक भर्ती के लिए एक वीडियो के माध्यम से समस्त अभ्यर्थियों की समस्याओं का समाधान किया जाता है। जिस प्रकार से आप हमारे यूट्यूब चैनल जब आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि कंप्यूटर अनुदेशक और ग्राम सेवक जो भर्ती है वो रिसेंट में जो संपन्न हुई है, जिनके दस्तावेज सत्यापन का कार्यक्रम जो अभी वर्तमान में चल रहा है या कुछ हद तक फिनिश हो गया है, तो उससे संबंधित हमने एक पूरी एक वीडियो श्रृंखला के माध्यम से अभ्यर्थियों की सहायता की है। चाहे वो कमेंट के माध्यम से हो, वीडियो के माध्यम से हो, टेलीग्राम के माध्यम से हो या दूरभाष के माध्यम से हो या भर्ती से संबंधित जितनी भी उनको जो भी परेशानी आई उन सभी का हमारे द्वारा समाधान किया गया है। तो प्रयोगशाला सहायक के जो भर्ती परीक्षा के जितने भी अभ्यर्थी हैं जिनका दस्तावेज सत्यापन के लिए चयन हो, चाहे वो किसी भी विषय से हो, होम साइंस से हो, चाहे भूगोल से हो, चाहे साइंस के हो, वो हमारे यूट्यूब चैनल को ज्वाइन कर ले, जिससे कि आने वाले समय में जब आपका दस्तावेज सत्यापन होगा तो आपको इससे सहायता मिलती रहे। इससे पहले कि हम वीडियो में आगे बढ़े, मेरा आप सभी से ये निवेदन रहेगा कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो सबसे पहले हमारे चैनल अवबोध को सब्सक्राइब करें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। इस वीडियो में दी गई सूचना अभी हाल ही में हुए RSMSSB द्वारा ग्राम सेवक भर्ती, कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती दस्तावेज सत्यापन के आधार पर है। जो इस वीडियो में आपको सूचना दी जाएगी वो वर्तमान में हो रहे ग्राम सेवक भर्ती और कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती। ग्राम सेवक के दस्तावेज सत्यापन का कार्यक्रम संपन्न हो चुका है और जो कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती है उसका 17 अक्टूबर से स्टार्ट हुआ है और जो अभी नवंबर तक चलेगा। उसके आधार पर वर्तमान बेसिस पे जो दस्तावेज सत्यापन की परिपाटी बनी हुई है उस परिपाटी से रिलेटेड जितनी भी आपकी क्यूरीज है वो इस वीडियो के माध्यम से उसका समाधान कर दिया जाएगा। ये वीडियो एक पूर्व तैयारी के लिए इसके लिए किस लिए जिससे कि आपको जो अभ्यर्थी जो चयनित है दस्तावेज सत्यापन के लिए उनको एक जरिया बन जाए, एक माध्यम बन जाए, एक रास्ता मिल जाए कि इस प्रकार से हमें ये पूर्व तैयारी करनी है और ये दस्तावेज हमको तैयार करने हैं। एक माइंड में आपके एक मानचित्र बन जाए, मैप बन जाए कि ये दस्तावेज हमको इस प्रकार से तैयार करने हैं। एक बार आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा देख लें, जिससे कि आपको फ्यूचर में जब भी दस्तावेज सत्यापन होगा आपको किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं आएगी। ये मेरी गारंटी है, मैं इस गारंटी के साथ कह सकता हूँ। अगर आ जाए तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए कि आपने ये वीडियो में ये कमी रह गई और आपने ये बताया ये नहीं हुआ या आपने जो बताया उससे उल्टा हो गया या ये कमी रह गई, तो आप मुझे बता देना। ऐसे छोटी मैं नहीं कह सकता, कोई अगर छोटा मोटा मिस्टेक रह जाता वो अलग चीज़ है कि मैं भूल गया हो इसमें शामिल करना, तो उस अगर मैं भूल भी जाऊँगा तो उसको कमेंट के अंदर पिन कर दूँगा कि ये चीज़ है जो मैं भूल गया, तो उसको कमेंट पिन कर दूँगा। इसके अंदर जो सूचना है उसका आधार जो है वो ग्राम सेवक भर्ती और कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती जो हाल ही में जिनके दस्तावेज सत्यापन का कार्यक्रम हुआ है उसके आधार पर है, जिससे कि यह 99.9% तक ऑथेंटिक और करेक्ट इन्फॉर्मेशन है जो आपके बहुत ही ज़्यादा काम आने वाली है। अब बात करते हैं हम आगे। दस्तावेज सत्यापन का प्रकार, दस्तावेज सत्यापन के दो प्रकार हैं। वर्तमान में जो दस्तावेज सत्यापन चल रहा है उसके दो प्रकार से दस्तावेज सत्यापन होते हैं। एक होता है ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन, यानी पहले आप घर पे ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करोगे, फिर ऑफलाइन आप दस्तावेज लेके जाओगे। तो ये जो होता है वो कंप्यूटर अनुदेशक और ग्राम विकास अधिकारी में हाल ही में हुआ है। एक होता है केवल ऑफलाइन, जो पहले होता था, पहले की भर्तियों में होता था और अभी भी कुछ कुछ भर्तियों में होता है। ऑफलाइन में सिर्फ आपको सारे दस्तावेज ऑफलाइन लेके जाने, ऑनलाइन कुछ नहीं बनना है। ऑफलाइन ही फॉर्म फिलिंग करनी है, ऑफलाइन ही आपको वहाँ दस्तावेज जांच करवाना है। तो दो प्रकार के दस्तावेज सत्यापन हो गए। तो इससे संबंधित आपके दिमाग में कोई सवाल नहीं रहना चाहिए कि दस्तावेज सत्यापन किस प्रकार के कितने प्रकार के होते हैं। तो दो प्रकार के होते हैं, ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन और केवल ऑफलाइन। तो ऑनलाइन में आपको पहले फॉर्म भरना होगा, फिर वो फॉर्म साथ में उसके साथ में दस्तावेज ले जाके ऑफलाइन आपको दस्तावेज सत्यापन करवाना होगा। अब कुछ कहेंगे कौन सा दस्तावेज सत्यापन अच्छा है, ऑनलाइन अच्छा है या ऑफलाइन अच्छा है? तो दोनों की अपनी अपनी कमियां हैं और अपने अपने फ़ायदे हैं, तो उस पर चर्चा हम बाद में करेंगे। सबसे पहले हम चलते हैं दस्तावेज़ों की ओर। तो स्क्रूटनी फॉर्म 2 कॉपी स्क्रूटनी फॉर्म होता है। अब आपके सामने सवाल रहेगा, क्योंकि जो नए अभ्यर्थी है जिन्होंने कभी दस्तावेज सत्यापन नहीं कराया, तो स्क्रूटनी फॉर्म क्या होता है? तो स्क्रूटनी फॉर्म जो होता है वो मैं आपको टेलीग्राम चैनल है जो हमारा, वहाँ पर लिंक दे दूँगा। उसके अंदर आप जैसे ही स्क्रॉल करोगे अपर साइड में, तो आपको स्क्रूटनी फॉर्म का वो जो PDF है वो मिल जाएगा, जिसके अंदर आप देख सकते हैं स्क्रूटनी फॉर्म क्या होता है। स्क्रूटनी फॉर्म में टोटल 12 पेज होते हैं।
और यूँ कहें तो स्क्रूटनी फॉर्म के 10 पेज होते हैं, 2 पेज होता है अटेस्टेशन फॉर्म के होते हैं। स्क्रूटनी जो फॉर्म होता है जिसके अंदर आपकी बेसिक डिटेल से लगाकर कोई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, रेजिडेंस वगैरह, आपके जितने भी सारे जो दस्तावेज़ आपने इस फॉर्म इस भर्ती से संबंधित आपने लगाए हैं, उनके जो है उनकी पूरी बारीक से बारीक डिटेल्स होती है स्क्रूटनी फॉर्म में आपको फिल करनी होती है। स्क्रूटनी फॉर्म ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम से होता है। जिस प्रकार से दस्तावेज सत्यापन होता है उसी प्रकार से ये स्क्रूटनी फॉर्म होता है। आप ऑनलाइन भी भर सकते हो और ऑफलाइन भी भर सकते हो। ऑफलाइन ऑनलाइन कब? जब आपका डिवीज़ होगा ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन होगा तब ऑनलाइन, जब केवल ऑफलाइन होगा तब केवल ऑफलाइन। इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी, आराम से देख लीजिएगा। और किस प्रकार से ये भरना है, अगर मान लो ऑफलाइन होगा तो किस प्रकार से भरना है और ऑनलाइन होगा तो किस प्रकार से भरना है, ये हमने पूर्व की भर्तियों में ग्राम सेवक और अभी कंप्यूटर निर्देशक की भर्तियों में ऑनलाइन भरना भी बताया और ऑफलाइन भरना भी बताया एएसओ के अंदर। तो हम आपको इस बारे में बता देंगे किस प्रकार आपका दस्तावेज सत्यापन होगा। अगर जो शेड्यूल आएगा उसमें ऑनलाइन होगा तो ऑनलाइन भरना बता देंगे, ऑफलाइन होगा तो ऑफलाइन भरना बता देंगे। फीस रसीद या पोस्टल ऑर्डर, यहाँ पे या ये ओब्लिक का जो चिन्ह लगा रखा है फीस रसीद या पोस्टल ऑर्डर, तो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। फीस रसीद तो जब आपका दस्तावेज सत्यापन ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन दोनों माध्यम से होगा, जब ऑनलाइन आपको फॉर्म भरना होगा तब फीस की रसीद मिलेगी। ऑनलाइन जब भरोगे तो फीस रसीद मिलेगी। जब आपका कंप्लीट ऑफलाइन होगा तब आपको 50-50 रुपये के पोस्टल ऑर्डर ले जाने होते हैं। और डिपेंड करेगा वो 100 रुपये का मंगाते हैं या 50 का मंगाते हैं। जैसे आरपीएससी ने अभी एएसओ के अंदर करवा रही है तो 50 रुपये का पोस्टल ऑर्डर मंगवा रही है। तो उस समय आपका जो दस्तावेज सत्यापन शेड्यूल आएगा उसमें क्लियर रखा रहेगा। अगर ऑफलाइन होगा तो आपसे पोस्टल ऑर्डर मंगाए जाएंगे और अगर ऑनलाइन होगा तो ऑनलाइन फीस जमा करी जाएगी, पोस्टल ऑर्डर नहीं लिया जाएगा। मैं क्लियर कह देता हूँ, पोस्टल ऑर्डर जब कंप्लीट ऑफलाइन होगा आपका दस्तावेज सत्यापन तब पोस्टल ऑर्डर लिया जाता है। और जब आपका ऑनलाइन माध्यम से होगा, ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा, स्क्रूटनी फॉर्म ऑनलाइन भरा जाएगा तब आपसे फीस की रसीद लगेगी जो लगभग 100 रुपये होती है और चार्जेस वगैरह मिला के 110 रुपये समथिंग उसके डेबिट होते हैं। अब फीस रसीद और पोस्टल ऑर्डर हो गया। उसके बाद आता है आवेदन पत्र प्रिंट। आवेदन जो पत्र आपने जो एप्लीकेशन फॉर्म भरा था, जो लैब असिस्टेंट का जब आपने एग्ज़ाम के लिए जो फॉर्म भरा था उसकी प्रिंट कैसे निकाल जाती है वो भी मैं बता देता हूँ। उसकी प्रिंट निकालने का सिंपल सा तरीका है, आपको अपनी एसएसओ के अंदर जाना है, एसएसओ लॉगिन करनी है, उसके बाद माई रिक्रूटमेंट के अंदर, रिक्रूटमेंट पोर्टल के अंदर माई रिक्रूटमेंट में जैसे आप लैब असिस्टेंट रहोगे उसके अंदर सामने प्रिंट का ऑप्शन जो है वो हट चुका है। तो एप्लीकेशन फॉर्म के सामने प्रिंट का ऑप्शन तो हट गया है, लेकिन जब आप उसको एप्लीकेशन फॉर्म को जब देखोगे, व्यू करोगे ना, व्यू एप्लीकेशन, उसके बाद आपको क्या करना है, सिंपल सा कीबोर्ड में Ctrl+P करना है जिससे कि वो स्क्रीन प्रिंट हो जाएगी। स्क्रीन प्रिंट में जो आपके फॉर्म प्रिंट के पेज है वो आप प्रिंट करके निकाल लो। ये सिंपल सा तरीका, आप स्वयं नहीं कर सकते तो आप मित्र वाले के पास जाइए, वहाँ पर आप अपनी आईडी लॉगिन कीजिए और उनसे वो प्रिंट निकलवा के लेके आ जाइए। और प्रवेश पत्र जो अभी आपने रिटर्न एग्जाम दिया उसका प्रवेश पत्र लगभग सभी के पास है, और नहीं है तो वो आपको एसएसओ के अंदर मिल जाएगा। तो आपको गेट एडमिट कार्ड के अंदर जाके वो एडमिट कार्ड प्रिंट करवा लेना है। अब बात करते हैं 10वीं और 12वीं की अंक तालिका और प्रमाण पत्र। 10वीं 12वीं की जो अंक तालिका है और प्रमाण पत्र जो है आपको साथ में लगाना है। अंक तालिका की बात करें तो मार्कशीट जो होती है और प्रमाण पत्र जो होती है उसके साथ में एक सर्टिफिकेट होता है। अब जो नए हैं जिनके सिंगल मार्कशीट है, 10वीं और 12वीं की जिनकी सिंगल मार्कशीट है, बड़ी वाली मार्कशीट, उनके अंदर प्रमाण पत्र और अंक तालिका साथ में होती है। मैं क्लियर कह देता हूँ, 10वीं और 12वीं के अंदर जिनके पास बड़ी वाली मार्कशीट है उनके अंक तालिका और प्रमाण पत्र एक ही होता है, एक ही उस कागज़ के अंदर होता है। कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। 10वीं और 12वीं के जिनके पास 10वीं और 12वीं की सिंगल मार्कशीट है, यानी बड़ी वाली मार्कशीट है, लगभग A4 साइज़ की पेपर वाली जो मार्कशीट है, तो उसके अंदर अंक तालिका प्रमाण पत्र आप अगर ध्यान से पढ़ोगे तो उसमें लिखा होगा अंक तालिका में प्रमाण पत्र। अगर आप ध्यान से पढ़ोगे ना तो उसमें लिखा होगा। और जिनके पास छोटी छोटी मार्कशीट है, 10th और 12th की छोटी मार्कशीट है, उनका प्रमाण पत्र और अंक तालिका दोनों अलग अलग होता है, तो उनको वो दोनों साथ में लेकर आना, अंक तालिका प्रमाण पत्र। अब बात करता हूँ तो जैसे आपके जो लैब असिस्टेंट की बात करूँ 10वीं 12वीं की, तो उसके एक बार मैं आपको क्वालिफिकेशन के जो आपका नोटिफिकेशन आया था उस नोटिफिकेशन में जो क्वालिफिकेशन है 10वीं और जो 12वीं से रिलेटेड, वो मैं आपको एक बार वहाँ पे चल के PDF वो जो है नोटिफिकेशन उसके अंदर मैं आपको क्लियर बता देता हूँ कि 12वीं के अंदर कौन कौन से और किस से संबंधित, किस पोस्ट से संबंधित क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे 12वीं के अंदर, उस पर बात कर लेते हैं। एक बार चलते हैं अपन आपके जो नोटिफिकेशन है, ये रहा आपका नोटिफिकेशन जो 16 मार्च 2021 से या 22 कुछ रहेगा, थोड़ा सा इसमें से कट रहा है, ये शायद 21 ही है या 22 है। तो आप देख सकते हैं ये रहा आपका जो है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा जो आपकी विज्ञप्ति थी वो देखो आप। इसमें आपको 3-4 चीज़ें मैं आपको नोट करा देता हूँ जो आपको फ्यूचर में काम आएगी। जैसे अगर बात की जाए तो एक तो विज्ञापन संख्या, ये रही विज्ञापन संख्या 04/2022। विज्ञापन संख्या क्या है 04 है और ईयर 22 हो गया, ठीक है। और वैकेंसी का नाम तो आपको पता ही है कौन सी वैकेंसी है आपकी,
सबको ही पता है, ये प्रयोगशाला सहायक संयुक्त सीधी भर्ती 2022, ठीक है। करवाने वाला कौन है, बोर्ड का नाम या जो है वो क्या है, कर्मचारी चयन बोर्ड, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर, RSSB जयपुर। अब बात करते हैं, यहाँ पे देखो कुछ चीज़ें आपको नोट करवाना चाहता हूँ मैं, नोट करवाने का मेरा जो कारण है वो कुछ इस प्रकार से है, क्योंकि ये आपके स्कूटी फॉर्म में उस टाइम काम आएगी। वो नोट करने वाली जो चीज़ें मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, आप देख लीजिए। ये जो दे रखा है क्रम संख्या 1 से 7 तक जो आपका पद कोड दे रखा है, ये पद कोड आपके स्कूटी फॉर्म में भरा जाएगा। इस पद कोड का आपको विशेष ध्यान रखना है, जिससे संबंधित आपने भरा। जैसे मैं अभी आपको क्लियर कर देता हूँ कि भाई कौन सा पद कोड किसके लिए आएगा, तो उसकी बात करते हैं। साइंस वालों के लिए तो 1 से 4 तक पद कोड है, उस हिसाब से कि आपने किस हिसाब में आपने प्रेफरेंस दी उस हिसाब से आ जाएगा। 1 से 4 तक साइंस वालों के लिए, 1 से 4 नहीं 1 से 5। और भूगोल वालों के लिए पद कोड जो आएगा वो आएगा 6 नंबर, और गृह विज्ञान जो है होम साइंस वालों के लिए आएगा 7 नंबर। ये पद कोड अभी काम में नहीं आएगा। पद कोड जब आप स्कूटी फॉर्म भरोगे, चाहे वो ऑनलाइन भरो चाहे ऑफलाइन भरो, उसके अंदर आपके पद कोड की संख्या मांगी जाएगी, तो वो आपको वहाँ पे भरनी है, तब आपको पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको यहाँ से ध्यान में रहेगा। और विभाग का नाम आपको पता ही है, पोस्ट जो है आपको सबको पता ही है। अब चलते हैं इसकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन संबंधित जो सूचना है 12वीं कक्षा की, उस पर बात। ये रही आपके सामने पात्रता और शैक्षणिक योग्यता। बात करते हैं पद कोड 1 माध्यमिक शिक्षा विभाग के प्रयोगशाला सहायक विज्ञान के लिए अगर बात करें, वैकल्पिक विषयों के रूप में निम्नलिखित विषयों में से कम 3 विषयों के साथ सीनियर सेकेंडरी होनी चाहिए। सूक्ष्म जीव विज्ञान, जैव प्रौद्योगिकी, जैव रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान और गणित। इन सभी विषयों में से कम 3 विषय आपके साथ 12वीं में होने चाहिए। जैसे अगर मैथ्स वाले की बात कर लें तो गणित हो जाएगा, केमिस्ट्री हो जाएगी, फिजिक्स हो जाएगी, 3 सब्जेक्ट हो जाएंगे। बायोलॉजी वालों की बात कर लें तो जीव विज्ञान हो जाएगा, केमिस्ट्री हो जाएगी और फिजिक्स हो जाएगी। तो ये चीज़ें हो जाएगी 3 सब्जेक्ट, इनमें से कोई 3 सब्जेक्ट आपके 12वीं कक्षा के अंदर होने चाहिए, तभी पद कोड 1 के लिए आप एलिजिबल है। अब बात करें पद कोड 2 से 5 तक, और 2 से 5 तक जिसमें कनिष्ठ प्रयोगशाला सहायक और प्रयोगशाला सहायक दोनों आ जाएंगे विज्ञान वर्ग के। इसमें क्या है, आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से विज्ञान विषय के साथ आपको क्या होनी चाहिए, सीनियर सेकेंडरी या उसके समतुल्य परीक्षा होनी चाहिए। आपको सिर्फ क्या होनी चाहिए, 12वीं कक्षा होनी चाहिए, वो भी विज्ञान विषय के साथ, साइंस से होनी चाहिए। और देवनागरी लिपि में हिंदी का कार्य करने का ज्ञान और राजस्थान की संस्कृति ज्ञान, ये तो आपको है ही, जब जो राजस्थान से उनको है ही। अब बात करते हैं पद कोड 2 से 5 हो गया और ये पद कोड 1 हो गया। अब पद कोड 6 की बात करें, प्रयोगशाला सहायक भूगोल। भूगोल वालों के लिए क्या करना है कि किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से भूगोल विषय के साथ आपके सीनियर सेकेंडरी की और उसके समतुल्य परीक्षा होनी चाहिए, मतलब 12वीं कक्षा होनी चाहिए जो भूगोल विषय के साथ। भूगोल विषय के साथ जिनके 12th की हुई है वो पद कोड संख्या 6 प्रयोगशाला सहायक भूगोल के लिए एलिजिबल है। अब बात करते हैं पद कोड 7 नंबर पर जो है प्रयोगशाला सहायक गृह विज्ञान यानी होम साइंस वालों के लिए किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से गृह विज्ञान विषय के साथ सीनियर सेकेंडरी उसके समतुल्य परीक्षा, मतलब आपके पास होम साइंस के साथ 12th जो एग्ज़ाम है वो होना चाहिए गृह विज्ञान के साथ। ये चीज़ें थी आपके, ये मैंने क्यों बताई, ये बताने का मेरा एक रीज़न है कि जब आप 12th के जो बोर्ड के जो 12th के जो सर्टिफिकेट लगाओगे, प्रमाण पत्र लगाओगे, वो इससे संबंधित ही होने चाहिए, वरना आप अपात्र माने जाओगे। इससे संबंधित विषय जो है आपके विज्ञान है तो विज्ञान से संबंधित, भूगोल है तो भूगोल से संबंधित, और गृह विज्ञान यानी होम साइंस है तो होम साइंस से संबंधित आपके पास कक्षा 12 की अंक तालिका और प्रमाण पत्र होने चाहिए। मैंने आपकी एक बार वापस ध्यान के लिए इसमें आपको बताया कि ये सभी पात्रता है, और पात्रता जो है आपके प्रयोगशाला सहायक की वो 12वीं कक्षा है, 12वीं कक्षा से ऊपर नहीं है। तो 12वीं कक्षा तक के दस्तावेज आपको लगाने ही लगाने हैं। तो 12वीं तक के आपको दस्तावेज जो शैक्षणिक दस्तावेज वो लगाने ही लगाने। अगर 12वीं के अलावा किसी के पास स्नातक है या जो अधिस्नातक जिसको बोलते हैं पीजी है, शिक्षा शास्त्री बीएड है, तो वो भी इसमें लगा सकते हैं, क्योंकि वो आगे सर्विस में नहीं जुड़वाने पड़ेंगे आपको। आगे एक लंबी प्रोसीजर होती है सर्विस में कोई भी चीज़ जुड़वाने की, तो उससे बचने के लिए आप यहाँ से अभी से ही उसको जुड़वा सकते हो। अगर आपने फॉर्म में भरा है तो अच्छी बात है, नहीं भरा है तो भी आप यहाँ पे जुड़वा सकते हो। अपनी सूचना है जो एक्स्ट्रा के रूप में पड़ी रहेगी, कोई दिक्कत नहीं रहेगी, आपको कोई समस्या नहीं आएगी, इसमें जुड़वा भी सकते हो। तो मेरा नोट पढ़ लीजिए, जिनके पास है केवल उन्हीं के लिए। इसमें योग्यता 12वीं पास है, तो 12वीं तक के अगर आपके पास मार्कशीट और प्रमाण पत्र है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई समस्या नहीं। ये केवल एक्स्ट्रा में है और उनके लिए है जिन्होंने कर रखी है। जैसे किसी ने ग्रेजुएशन कर रखी है तो ग्रेजुएशन भी ऐड करवा सकता है, किसी ने अगर ग्रेजुएशन के साथ में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है पीजी, तो उसकी भी वो यहाँ पे योग्यता ऐड करवा सकता है। और शिक्षा शास्त्री अगर बीएड भी अगर किसी ने कर रखी है तो वो भी इसमें ऐड करवा सकता है।
तो जिनके पास है उनके लिए मैं एक बार इनकी सूचना पढ़ देता हूँ। स्नातक की अंक तालिका यानी स्नातक की जो कंसोलिडेटेड अंक तालिका आती है, समेकित जो आती है, जिसमें फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और फाइनल ईयर तीनों ईयर के मार्क्स इसमें लिखे रहते हैं, वो अंक तालिका और डिग्री, चाहे डिग्री प्रोविजनल हो या मूल डिग्री हो, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों ही चलती है, दोनों ही आप दोनों में से कोई भी जो एक है आपके पास वो लगा सकते हो। उसके अलावा अधिस्नातक यानी पीजी की अंक तालिका या डिग्री, पीजी की अगर अंक तालिका जो है वो और डिग्री फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर आपको रखनी सभी की है। लगाने के लिए मूलतः वो डिपेंड करेगा जो डीवी की टीम होती है कि वो आपके साथ आपसे फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, फाइनल ईयर तीनों ईयर की मार्कशीट ले रही है या केवल आपके पास आपसे फाइनल ईयर की मार्कशीट ही ले रही है। ये डिपेंड करेगी डीवी टीम पर। डीवी टीम को जिस प्रकार से दिशा निर्देश प्राप्त होते हैं उस दिशा निर्देश के अनुसार कार्य होता है। इसकी कोई फिक्स नहीं है कि इस भर्ती में ये ले लिया तो उस भर्ती में वो नहीं लेंगे। तो इसके लिए आपको सिर्फ प्रिपेयर्ड रहना मेंटली कि भाई ये चीज़ें हमारे पास उस समय होनी चाहिए। शिक्षा शास्त्री और बीएड की अंक तालिका और डिग्री, जो बीएड के दोनों ईयर की अंक तालिका और डिग्री आपके पास होनी चाहिए, चाहे वो डिग्री चाहे प्रोविजनल हो या मूल हो, दोनों में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपके पास दोनों हो तो दोनों सही हो तो दोनों चलती है, और प्रोविजनल है तो प्रोविजनल चलती है। अब बात करते हैं मूल निवास प्रमाण पत्र। मूल निवास प्रमाण पत्र भी इन दिनों जो दस्तावेज सत्यापन होता है उसमें चर्चा का विषय रहा है। मूल निवास प्रमाण पत्र किसी के पास नया है तो किसी के पास पुराना है। नया पुराना जो भी है आपके पास कोई दिक्कत नहीं है। मूल निवास नया है तो आप उसके साथ ही शपथ पत्र देवें। मूल निवास नया है तो भी शपथ पत्र लगेगा, आपको शपथ पत्र देना ही पड़ेगा, नया है तो देना पड़ेगा। और पुराना मूल निवास है तो उसको भी साथ में लेकर जाना है, अगर नए के साथ में। और पुराना है तो पहले पुराना को आपको प्रायोरिटी देनी है। किसी के पास पुराना नॉन डिजिटल है, डिजिटल है, उससे कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। आपके पास जो है पुराना वाला भी लगा सकते हो, और नया है तो नया भी लगा सकते हो। नए वाले के पास नए वाले लगाओगे तो उसके लिए एक शर्त रहेगी, आपको एफिडेविट देना पड़ेगा, शपथ पत्र बना के देना पड़ेगा कि मैं जब मेरा एग्ज़ाम फॉर्म भरा था उस समय भी मैं यहाँ का मूल निवासी था और अभी मैं यहाँ का मूल निवासी हूँ। इस प्रकार से आपको शपथ पत्र देना पड़ेगा। तो ये थी आपके मूल निवास से संबंधित चर्चा। मूल निवास से नया हो पुराना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, बस नया है तो शपथ पत्र, पुराना है तो पुराना, तो वो चल ही जाएगा, उसका कोई दिक्कत ही नहीं है। अब आगे बात करते हैं अपन जाति प्रमाण पत्र। जाति प्रमाण पत्र भी चर्चा का विषय रहता है अक्सर। जाति प्रमाण पत्र में भी बहुत सारी जो है समस्याएं आती है, तो मैं आपको इसी के वीडियो के अंदर सब क्लियर कर दूंगा, जिससे कि किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। आप मस्त आराम से दस्तावेज सत्यापन करा सकेंगे, किसी प्रकार का कोई तनाव चिंता नहीं रहेगी। आप हर उस सिचुएशन के लिए तैयार रहेंगे जो आपको दस्तावेज सत्यापन के समय सामना करना पड़ सकता है। अब बात करें जाति प्रमाण पत्र की ईडब्ल्यूएस। सबसे पहले हम बात करते हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की। ईडब्ल्यूएस 1 साल से अधिक पुराना है तो एफिडेविट देना है, और नया है तो भी एफिडेविट देना है। नया मतलब नया होने का यहाँ तात्पर्य है कि एग्ज़ाम फॉर्म की लास्ट डेट के बाद का है। एग्ज़ाम फॉर्म की लास्ट डेट के बाद का है, उसका मतलब वो नया है, और नया है तो एफिडेविट देना है। और पुराना है यानी पुराना मतलब 1 साल से अधिक पुराना है तो भी एफिडेविट देना है। ये दोनों चीज़ें आपको ईडब्ल्यूएस के साथ करनी है। ईडब्ल्यूएस के समस्त अभ्यर्थियों को ये चीज़ करनी है। अब बात करते हैं ओबीसी प्रमाण पत्र की। ओबीसी 1 साल से अधिक पुराना है तो एफिडेविट देना है, और नया है तो भी एफिडेविट देना है। नया होने का तात्पर्य बस यहाँ पर यह है कि जो एग्ज़ाम फॉर्म की लास्ट डेट थी उसके बाद का कोई अगर आपके पास जाति प्रमाण पत्र बना हुआ है तो वो नए की कैटेगरी में आएगा, और उसके साथ आपको शपथ पत्र देना पड़ेगा। ये अभी हाल ही में जो मुख्यमंत्री द्वारा जो है जाति प्रमाण पत्र के मामले में जो शिथिलन दी गई है उसके अंदर आपको ये आदेश के साथ में ये बात जो है कही गई है कि शपथ पत्र आपको देना पड़ेगा। और ओबीसी अगर 1 साल से अधिक पुराना है तो आपको एफिडेविट देना है, और ओबीसी 1 साल से अधिक पुराना नहीं है तो किसी भी प्रकार की कोई एफिडेविट की ज़रूरत नहीं है। एग्ज़ाम डेट जो एग्ज़ाम फॉर्म की लास्ट डेट है उससे पहले का और 1 साल से अधिक पुराना नहीं है तो शपथ पत्र की ज़रूरत नहीं है, और 1 साल से अधिक पुराना है तो शपथ पत्र देना पड़ेगा। और नया है यानी एग्ज़ाम फॉर्म की लास्ट डेट के बाद का है तो भी आपको शपथ पत्र देना पड़ेगा। ये ओबीसी वर्ग के जितने भी अभ्यर्थी हैं उनकी समस्या का समाधान है, ध्यान रखना, ध्यान से सुनना, और आगे जो आपके आने वाले दस्तावेज सत्यापन प्रोग्राम में आपके ये बहुत काम आने वाली चीज़ है। अब बात करते हैं SC/ST प्रमाण पत्र की। SC/ST प्रमाण पत्र की कोई यहाँ पे कोई बाध्यता नहीं है नया पुराने की, लेकिन अगर आप नया बनाते हो तो इसमें आपको एफिडेविट देना पड़ेगा, क्योंकि अगर पुराना है तो ये जीवन पर्यंत चलता है। SC/ST का कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर किसी के पास नॉन डिजिटल था और उन्होंने अब नए में डिजिटल बना ले तो आप एक शपथ पत्र दे दीजिए और डिजिटल और नॉन डिजिटल दोनों को साथ में लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है SC/ST के प्रमाण पत्र के लिए। जनरल वालों के लिए बहुत ज़्यादा जो पूछे जाने वाला सवाल है जनरल कैटेगरीज के अभ्यर्थियों द्वारा। हाँ, कई लोगों को ये पता है, कई अभ्यर्थियों को पता है, मैं ये नहीं कहता सबको
पता नहीं है या सबको पता है, तो जिनको पता नहीं होता वो जनरल वाले जो कैटेगरी वाले जो कैंडिडेट होते हैं वो एक सवाल करते हैं कि जनरल वालों को कौन से जाति प्रमाण पत्र या जनरल का जाति प्रमाण पत्र की आवश्यकता है। तो जनरल को किसी प्रकार की कोई जाति प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है, न तो आपको किसी प्रकार का जाति प्रमाण पत्र के लिए कोई आपको डॉक्यूमेंट अटैच करना है, न ही ऑनलाइन कोई डॉक्यूमेंट आपको देना है। तो जनरल वालों के लिए ये विशेष है कि किसी भी प्रकार के जाति प्रमाण पत्र की आप लोगों को आवश्यकता नहीं है। एमबीसी के प्रमाण पत्र की बात करें, ओबीसी और एमबीसी के जो प्रमाण पत्र की जो है जो नियम है वो सेम ही है। ओबीसी प्रमाण पत्र की तरह ही एमबीसी का प्रमाण पत्र अगर यदि अंतिम डेट यानी एग्जाम फॉर्म की अंतिम डेट के बाद का है तो वो नए कैटेगरी में आता है और नए की श्रेणी में आने के कारण एफिडेविट लगेगा, और पुराने की भी जो एक वैलिडिटी के बाद का है तो भी आपको एक शपथ पत्र देना पड़ेगा। अब बात करते हैं विधवा, खेल, विवाह, तलाक एवं विशेष योग्यजन प्रमाण पत्र। तो विवाह वाला जो विवाहित जो कैंडिडेट है उनके लिए विवाह का प्रमाण पत्र देना पड़ेगा, और विवाह का प्रमाण पत्र अगर यदि आप समय रहते नहीं बना पाते हैं तो उसके लिए आपका शपथ पत्र चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। खेल से संबंधित आपके पास जो भी प्रमाण पत्र है जिन्होंने खेल से संबंधित जो रिजर्वेशन कैटेगरी के अंदर अप्लाई किया, खेल से संबंधित खेल कोटा के लिए जो अप्लाई किया है उनके लिए खेल का सर्टिफिकेट होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, उनका सर्टिफिकेट अनिवार्य है। और विधवा जो कैटेगरी के हैं उनके जो है विधवा का जो है अपने पति का जो है मृत्यु प्रमाण पत्र या फिर और कोई जो इनके विवाह से संबंधित जो सूचना जैसे इनका साथ का कोई दस्तावेज हो तो वो भी यहाँ पे लगा सकते हैं। और तलाक जो है, तलाक की जो कोर्ट द्वारा जारी डिक्री है या तलाक में जो भी मामला है उससे संबंधित कोई आपके पास दस्तावेज हो वो इसमें यहाँ लगा सकते हैं। विशेष योग्यजन प्रमाण पत्र है 40% से अधिक अगर निष्पक्षता है तो ही वो प्रमाण पत्र मान्य होगा, और उससे संबंधित प्रमाण पत्र आपको दस्तावेज सत्यापन के समय प्रस्तुत करना होगा ओरिजिनल। विशेष केसेज में यानी विशेष परिस्थिति में यदि आपके पास कोई दस्तावेज नहीं हो सत्यापन के समय तो आप शपथ पत्र दे सकते हो, लेकिन इन दस्तावेजों में जो आपको एक आरक्षण देते हैं या आपको विशेष रूप से आपकी भर्ती को प्रभावित करते हैं तो वो दस्तावेज आवश्यक है। उनके सापेक्ष में आपके जो शपथ पत्र हैं वो स्वीकार्य नहीं होंगे, इसलिए जहाँ तक हो सके आपको ये दस्तावेज है जो प्रस्तुत करने होंगे दस्तावेज सत्यापन के समय। अब आगे बात करते हैं हम। अब बात करते हैं शपथ पत्र की। शपथ पत्र जो है 2 कैटेगरी के लिए, विवाहित के लिए और अविवाहित के लिए। सभी से निवेदन है इसको और ध्यान से देखें, इसमें भी लोगों को कन्फ्यूजन हो जाता है, तो कन्फ्यूजन नहीं रखना है। विवाहित के लिए चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, संतान और दहेज का देना होगा उनको। विवाहित के लिए जो विवाह प्रमाण पत्र है वो तो अलग चीज़ है, विवाह प्रमाण पत्र तो आपको देना ही देना है। उसके अलावा संतान और दहेज का एक शपथ पत्र देना है, एक ही, दोनों को एक ही स्टाम्प पे बना लो। और इनके साथ आप धूम्रपान का भी बना सकते हो, यानी धूम्रपान, संतान और दहेज तीनों एक ही स्टाम्प पे बना सकते हो। एक लाइन संतान की हो जाएगी, एक लाइन दहेज की हो जाएगी और एक लाइन धूम्रपान की हो जाएगी। एक लाइन, मेरा कहने का मतलब है 2-2 लाइन लो या एक लाइन जो भी हो एक ही स्टाम्प पेपर पर, जिससे आपकी खर्च अनावश्यक नहीं हो। और बाकी जो है दस्तावेज सत्यापन के समय वो किस प्रकार से स्वीकार करता है, फर्स्ट दिन का जो डीवी हो जाएगा उसके बाद आपको एक नई वीडियो के माध्यम से नई गाइडलाइन जो है उनके अनुसार वो आपको बता दी जाएगी। लेकिन फिलहाल जो है आप किस प्रकार से दस्तावेज तैयार करने वो इस प्रकार से है। विवाहित के लिए जो शपथ पत्र लगेंगे, संतान, दहेज और धूम्रपान, ये तीनों एक ही स्टाम्प के अंदर आप बना सकते हो और बना के लेके जाना। संतान जो 2 से अधिक नहीं है या नहीं करेंगे, दहेज नहीं लिया है या नहीं लेंगे, उस प्रकार से संबंधित होगा। और ये विवाहितों के लिए थे। अब अविवाहितों के लिए, तो अविवाहितों के लिए भी आपको मैं कुछ चीज़ें बता देता हूँ, वो जरूरी, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो। अविवाहित जो है उनके लिए, अनमेरिड के लिए, अविवाहित होने का संतान, दहेज और धूम्रपान, चारों बातें जो है आप एक ही स्टाम्प पेपर के अंदर लिखा सकते हैं, लिखवा कर आप लिख के जा सकते हैं, या अलग अलग आप अपनी इच्छा से बनाना चाहते हो चारों को अलग अलग भी बनवा सकते हो। अविवाहित होने का सभी को देना, चाहे मैरिड हो चाहे मतलब जो पुरुष हो या महिला हो, जो पुरुष हो या महिला हो उनके लिए अविवाहित होने का, अनमेरिड होने का आपको सर्टिफिकेट जो शपथ पत्र देना पड़ेगा। संतान का उसमें लिखना पड़ेगा कि जब भी भविष्य में मेरी शादी होगी तो मैं 2 से अधिक संतान उत्पत्ति नहीं करूँगा। दहेज का, अब कहेंगे महिलाओं को भी दहेज का देना, तो महिलाएं दहेज का देने का नहीं तो मतलब लेने का नहीं तो देने का दे सकती कि हम न तो दहेज देंगे नहीं लेंगे भविष्य के अंदर। तो संतान, दहेज और अविवाहित, ये महिला और पुरुष, अविवाहित जो है उनको तीनों को ही बनाना है। और चारों बातें आप एक ही स्टाम्प पेपर के अंदर बना सकते हैं, या अलग अलग बनाना चाहो तो वो आप पे डिपेंड करता है, आप अलग अलग भी बनवा सकते हैं। ये अविवाहितों के लिए क्लियर हो गया, आराम से आपको इसको पढ़ ले और ध्यान में रख ले। अब उसके बाद आगे चलते हैं अंतिम शिक्षण संस्थान का चरित्र प्रमाण पत्र। चरित्र प्रमाण पत्र की बात करूँ तो 3 प्रकार के चरित्र प्रमाण पत्र आपको यहाँ देने होते हैं, जिनमें से पहला जो है ये है अंतिम शिक्षण संस्थान का चरित्र प्रमाण पत्र। यहाँ
अंतिम शिक्षण संस्थान से संबंधित चरित्र प्रमाण पत्र का मतलब ये है कि अंतिम रूप से जहाँ पर आपने रेगुलर नियमित जो है अध्ययन किया था जिस शिक्षण संस्थान में, वहाँ से जारी आपका चरित्र प्रमाण पत्र होना चाहिए। यदि अंतिम बार आपने कक्षा 12वीं के अंदर अध्ययन किया रेगुलर, उसके बाद आपने जो भी किया स्नातक वगैरह जो किए या ग्रेजुएशन की हो, अगर प्राइवेट की हो, तो 12th कक्षा का आपकी स्कूल से चरित्र प्रमाण पत्र बनेगा, वो यहाँ पर लगाना पड़ेगा। अब कोई कहेगा कि जब हमने 12th पास आउट की थी तो हमारे पास चरित्र प्रमाण पत्र बना हुआ चल जाएगा, तो वो भी चल जाएगा। और एक वापस आप वर्तमान का भी बनवा सकते हो। स्कूल में जब जाओगे तो इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, वो बना कर दे देंगे आपको। मैंने भी बनवाया है और कई अभ्यर्थियों ने भी बनवाया है, तो इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। तो अंतिम शिक्षण संस्थान का जहाँ अंतिम बार आपने नियमित अध्ययन किया है, वहाँ का चरित्र प्रमाण पत्र आपको देना पड़ेगा। अब आगे बात करूँ तो दो चरित्र प्रमाण पत्र राजपत्रित अधिकारी द्वारा, तो राजपत्रित अधिकारी द्वारा 2 चरित्र प्रमाण पत्र इनके साथ में प्रस्तुत करने। तो वो जो चरित्र प्रमाण पत्र है उनकी अगर बात करूँ मैं, तो राजपत्रित अधिकारी कौन कौन होते हैं? जैसे आपके स्कूल जो है नज़दीकी स्कूल में जो लेक्चरर होते हैं, यानी व्याख्याता जो होते हैं, जिनको प्राध्यापक जो बोलते हैं, व्याख्याता, प्राध्यापक या स्कूल लेक्चरर, ये तीनों एक ही चीज़ है। इनके साइन से जारी किया गया चरित्र प्रमाण पत्र मान्य होता है। और इसका फॉर्मेट जो है, इसका फॉर्मेट आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर इसका फॉर्मेट अवेलेबल कराया गया है। वो आप ले जाकर प्रिंट निकलवा सकते हो या स्टेशनरी की दुकान पर भी मिल जाता है, कहीं से भी आप ले सकते हो। इसमें कुछ ज़्यादा कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं है, जाना है, भरना है और आपके गजेटेड अधिकारी साइन करवाना। प्रिंसिपल भी गजेटेड अधिकारी होता है, उनसे भी साइन करवा सकते हो। स्कूल लेक्चरर के साथ कॉलेज लेक्चरर वगैरह है, डॉक्टर वगैरह है, तो इनसे आप साइन करवा के बनवा सकते हो। 2 बनाने, 2 चरित्र प्रमाण पत्र राजपत्रित अधिकारी द्वारा, एक और अंतिम शिक्षण संस्थान के अलावा 2 ये बनाने। तो इसका क्लियर हो गया। अब आगे बात करते हैं धूम्रपान। तो धूम्रपान का जो सर्टिफिकेट जो है एफिडेविट लगेगा वो सभी के लिए लगेगा, और धूम्रपान का जो एफिडेविट है वो सभी के लिए लगेगा। और आप इसको ना उनके साथ दहेज और संतान वालों के साथ में भी बना सकते हैं, और अलग से बनवाना चाहिए तो अलग भी बनवा सकते हो। अब इनकी बात करूँ तो मुख्यतः दहेज, संतान और धूम्रपान का दस्तावेज सत्यापन के समय नहीं लिया जाता। जैसे ग्राम सेवक भर्ती के अंदर जो दस्तावेज सत्यापन हुआ था उसके अंदर दहेज, संतान और धूम्रपान का नहीं लिया गया था, और न ही उनके से अविवाहित होने का लिया गया था। लेकिन अभी जो वर्तमान में रनिंग टाइम में जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, इस समय जो कंप्यूटर निदेशक भर्ती का दस्तावेज सत्यापन चल रहा है, तो उनसे दहेज, संतान, अविवाहित होने का और धूम्रपान का, इन सभी के जो है वो एफिडेविट, शपथ पत्र उन्होंने लिए हैं। तो इस कारण से ये डिपेंड करेगा आपके जब डीवी होगा तो डीवी टीम पर कि वो क्या क्या ले रहे हैं, तो उस पर डिपेंड करेगा। इसका कोई फिक्स नहीं है, तो ये चीज़ें आपके ध्यान में होनी चाहिए ताकि उस समय बना सकते हो। अभी आपको अभी बना के रखने की ज़रूरत नहीं, ये सिर्फ 1 या 2 दिन, मात्र 2 दिन का काम है। जब भी आपका दस्तावेज सत्यापन का शेड्यूल आ जाए या तारीख आ जाए, उससे पहले 2 दिन पहले आप बना सकते हो। इसमें कुछ ज़्यादा कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं है। अब बात करते हैं आय प्रमाण पत्र की। तो आय प्रमाण पत्र का जो पंगा है वो सभी के रहता है, क्योंकि जो लोग हैं गलती से या अधिक आय होते हुए भी 2.5 लाख से कम कर देते हैं, छूट ले लेते हैं, या गलती से जो हो जाता है, या जिन्होंने जेन्युइनली जो छूट ली है, जिनके जेन्युइनली आवश्यकता होती है या जिनके 2.5 लाख से कम होती है, तो उनके लिए भी ये होता है। जिन्होंने शुल्क में छूट ली है उन सभी को आय प्रमाण पत्र देना होगा। आय प्रमाण पत्र सभी को देना होगा जिन्होंने फीस में छूट ली है, पहली बात तो ये। दूसरी बात, जिन्होंने 2.5 लाख से कम आय दर्शाई है उसके अंदर, उनको भी देना पड़ेगा आय प्रमाण पत्र। यदि आपने फॉर्म में 2.5 लाख से कम आय वाले पर क्लिक किया है तो आपको प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र देना होगा। आय प्रमाण पत्र क्या होता है, कैसे होता है? 4 पेज का होता है। 4 पेज का आय प्रमाण पत्र होता है, जिसमें 2 गजेटेड अधिकारी के साइन होते हैं, वो वेरीफाई करते हैं। उसके बाद उस पर नोटरी होती है और एक आपका फ़ोटो लगता है, और पिता के नाम का आय प्रमाण पत्र बनता है, जो होता है मुख्यतः पिता के नाम का आय प्रमाण पत्र बनता है। ये आय प्रमाण पत्र आपको 4 पेज का वो ले जाके लगाना है साथ में, जिन्होंने 2.5 लाख से कम आय दर्शाई है या छूट ली है परीक्षा शुल्क में। अब कुछ अभ्यर्थियों ने गलती से ही उस पर क्लिक कर दिया जिनकी आय अधिक है, जिनके फैमिली में पेरेंट्स वगैरह जॉब वगैरह में हैं और जिनकी आय 2.5 लाख से अधिक है, तो उनके लिए मेरा एक समाधान रहेगा, वो मैं नीचे बता दूंगा किस प्रकार से वो करेक्शन करवा सकते हैं। 2 रास्ते होंगे उनके करेक्शन करवाने के। अब बात करते हैं शपथ पत्र। यदि फार्म में कोई करेक्शन हो तो ये आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय कुछ सूचना दिए हो और स्क्रूटनी फॉर्म में कुछ और सूचना अपडेट कर रहे हो, तो इसके लिए भी आपको शपथ पत्र देना होगा। जैसे मान लो आपने फॉर्म भरते समय कोई गलती कर दी हो और अब उसको सुधार कर आप स्क्रूटनी फॉर्म में सही सूचना भर रहे हो, तो उसके लिए भी आपको एफिडेविट देना पड़ेगा। या कोई आपने फॉर्म भरते टाइम सही स्क्रूटनी फॉर्म भरते टाइम हो या शुरुआत में फॉर्म भरते टाइम कोई गलती कर दी हो, तो उसके लिए भी आपको शपथ पत्र देना होगा। अब ये शपथ पत्र जो है वही है, आपको 50 रुपये के स्टाम्प पेपर पे आपको शपथ पत्र बनाना है। 50 रुपये का स्टाम्प 2 प्रकार से आता है, एक जुडिशियल आता है, एक नॉन जुडिशियल आता है। जुडिशियल जो आता है उस पर 50 रुपये का एक नोट वगैरह लगा रहता है, वो
सीधा सा दिखता सा होता है कि 50 रुपये का। एक जुडिशियल के अलावा नॉन जुडिशियल जो होता है पाई पेपर पर आता है, ग्रीन कलर का पेपर होता है, उसके ऊपर डाक टिकट लगा रहता है जिनकी वैल्यू जो होती है 50 रुपये होती है। वो आता है, दोनों ही मान्य, दोनों पे आप किसी पे भी बनाओ, एफिडेविट बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। आपको नॉर्म सिंपली वो जो है परचेज करना है, स्टाम्प पेपर अपने नाम पर। स्टाम्प पेपर जब लेने जाओ तो आधार कार्ड साथ में लेके जाना। आज जब आप परचेज कर लोगे स्टाम्प पेपर, परचेज करने के बाद उस पर आपको टाइप करवाना है सिंपली, जो आपको सब जिस से संबंधित शपथ पत्र देना है वो टाइप करवा लेना है, और टाइप करवा के उस पर नोटेरी करवा लेनी है वकील से। वो नोटेरी करवाने के बाद में शपथ पत्र तैयार है। इस प्रकार से आपका शपथ पत्र बनेगा करेक्शन के लिए, कोई सुधार हो तो उसके लिए। अब बात करते हैं आगे। किसी भी प्रकार के संशोधन के लिए दो प्रकार के रास्ते हैं आपके पास। अगर कोई भी प्रकार का आपको संशोधन करवाना है तो उसके दो रास्ते हैं। एक, आप व्यक्तिगत रूप से बोर्ड जाकर एप्लीकेशन देकर अपना संशोधन करवा सकते हैं। यदि किसी भी प्रकार का कोई संशोधन है तो आप एक तो बोर्ड जाकर एप्लीकेशन देकर व्यक्तिगत रूप से संशोधन करवा सकते हैं। दूसरा है, दस्तावेज सत्यापन के दौरान दस्तावेज सत्यापन की टीम के मार्गदर्शन में भी आप अपना संशोधन करवा सकते हैं। ये दोनों सूचनाएं हैं जो बोर्ड द्वारा, जो बोर्ड एवं अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त सूचना है। एक तो बोर्ड में जाकर हमने सूचना प्राप्त की है, एक अभ्यर्थियों द्वारा जो सूचना दी गई है हाल ही की हुई भर्तियों में दस्तावेज सत्यापन से संबंधित। अब बात करते हैं कि भाई सभी दस्तावेजों के दो सेट तैयार करने हैं। दोनों में एक एक स्क्रूटनी फॉर्म लगेगा, एक एक अटेस्टेशन फॉर्म लगेगा, और दोनों में यदि ऑनलाइन है तो जो फीस की रसीद है 100 रुपये वाली वो लगेगी, और ऑफलाइन है तो ऑफलाइन जो स्क्रूटनी फॉर्म, अटेस्टेशन फॉर्म और पोस्टल ऑर्डर। एजुकेशन क्वालिफिकेशन संबंधी सभी दस्तावेजों की एक एक कॉपी दोनों सेट में लगानी है। एक सेट के साथ तीनों चरित्र प्रमाण पत्र आपको ओरिजिनल लगाने हैं, दूसरे सेट के साथ तीनों की फोटोकॉपी लगानी है। शपथ पत्र किसी भी प्रकार का एक सेट के साथ ओरिजिनल लगेगा, दूसरे के साथ फोटोकॉपी लगेगा, और एक आधी फोटोकॉपी जो है आप अपने लिए भी करवा कर रख सकते हैं ताकि आपके फ्यूचर में काम आए। तो ये सभी आपको इसमें करना है। इनके साथ में एक आवेदन पत्र की प्रिंट भी आपको लगानी है, आवेदन पत्र जो एप्लीकेशन फॉर्म जो आपने भरा था वो भी, और आपका प्रवेश पत्र। ये चीज़ें जो हैं ज़रूरी चीज़ें, जो मांगे वो दे देना, नहीं मांगे तो आपने पास ही रखनी है, वैसे कोई दिक्कत नहीं। तो ये दस्तावेज़ आपके हो सकते हैं संभावित और 99% तक कन्फर्म्ड, क्योंकि कुछ चीज़ें वेरिएबल है, वो दस्तावेज सत्यापन की टीम पर निर्भर करेगा, और या उस समय जो गाइडलाइन आएगी उस गाइडलाइन पर डिपेंड करेगा, जो आगे से जो गाइडलाइन आएगी बोर्ड द्वारा। तो ये सारे आपको दस्तावेज हैं जो अपने दिमाग में रखने हैं, और इनको ज़्यादा तैयार करने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। 2 दिन या मात्र 1 या 2 दिन में आपके सारे दस्तावेज तैयार हो जाते हैं। तो आपको बिना फालतू किसी भी प्रकार का परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ना यहाँ कहीं पे भी किसी भी ग्रुप में कुछ पूछने की ज़रूरत है। ये वीडियो आप एक बार पूरा शुरू से अंत तक देख लें, जिससे कि सारे दस्तावेज सत्यापन संबंधित जितने भी आपके डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएँ। ये एक प्रिपेयरिंग के लिए है, आपके जो पूर्व तैयारी के लिए है कि भाई ये दस्तावेज आपके दिमाग में होने चाहिए, और इन दस्तावेज़ों की आवश्यकता होगी। अभी आपको ये दस्तावेज तैयार नहीं करवाने, क्योंकि अभी बहुत टाइम पड़ा है। जब आपका दस्तावेज सत्यापन का शेड्यूल जारी हो जाएगा उससे पहले भी आपको 2-3 दिन का समय दिया जाएगा, तब आप आराम से तैयार करवा लेना। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और डिस्क्रिप्शन में जो टेलीग्राम चैनल का लिंक है उसे ज़रूर ज्वाइन करें। जिनका डीवी होना है वो ज़रूर देखें, और अभ्यर्थियों की मांग पर ये वीडियो बनाया गया है। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाले समय में जितने भी आपको दस्तावेज सत्यापन संबंधित हो या भर्तियों संबंधित जो सूचनाएं हैं आपको हमारे यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम चैनल द्वारा आपको समय समय पर उपलब्ध करवाई जा सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।